हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरजिंदर कौर। बच्चे, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था 1857 के विद्रोह के बारे में कि उसके पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, कि ऐसी कौन सी राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह पे ही उतर आया। तो अभी सेकंड है बच्चे सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे समाज में, हमारे धर्म में ऐसी क्या इंटरफेरेंस की, ठीक है, ऐसी क्या दखलंदाजी की जिसके कारण हमारी जो सोशल और रिलीजियस लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही थी, जिसके कारण लोगों के मन में एक डर उत्पन्न हो गया कि ये लोग हमारे समाज में और धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसके कारण वो विद्रोह पे उतर आए। फर्स्ट है बच्चे इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। ठीक है, मतलब हमारे जो समाज के, हिंदू समाज के कुछ रीति रिवाज थे, जैसे कि सती का रीति रिवाज, ठीक है, विधवा द्वारा पुनर्विवाह नहीं करवा सकती, गर्ल्स को कोई एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज थे उस समय पे। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक्ट पास किया 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती का, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, जिसके थ्रू विधवा जो है वो दोबारा पुनर्विवाह कर सकती है। फिर उन्होंने गर्ल्स के लिए वेस्टर्न एजुकेशन के द्वार खोल दिए। पर इन सब का असर जो है वो क्या हुआ हमारे हिंदू धर्म पे, कि उन्होंने इन सब चीज़ों का वेलकम नहीं किया। उल्टा उन्होंने ये सोचा कि भी हाँ, ये हमारे धर्म में इनकी दखलंदाजी है। चाहे अंग्रेज़ों ने ये सुधार इसलिए किए थे कि जो औरतों को सब अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, तो पर जो हमारा समाज था उसके मन में एक आशंका पैदा होगी कि हाँ, ये अंग्रेज़ हमारे समाज में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसलिए वो लोग विद्रोह पे उतर आए। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरजिंदर कौर। बच्चे, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है, ठीक है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़ाए थे कि क्या ऐसी राजनीति में ऐसी कौन सी स्थितियां बन गई जिसके कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो अभी है सेकंड पॉइंट है हमारा सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ मतलब हमारे समाज में और हमारे धर्म में उन्होंने ऐसी कौन सी दखलंदाजियाँ की, कौन सी इंटरफेरेंस की अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण हमारे भारतीयों का उनके खिलाफ रोष जो है वो शुरू हो गया। सबसे पहले है बच्चे इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। ठीक है, तो उन्होंने हमारे समाज के कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे थे हिंदू समाज में, जैसे कि है सती प्रथा, सेकंड है विडो रीमैरिज, ठीक है, तो थर्ड है वेस्टर्न एजुकेशन। ये उन्होंने कुछ ऐसे सुधार कर दिए अंग्रेज़ों ने, ठीक है, ये उन्होंने सती प्रथा पे भी बैन लगा दी और जो विधवा का पुनर्विवाह को उन्होंने समर्थन दिया। तीसरा है उन्होंने और गर्ल्स के लिए वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इनको भारतवासियों को ये लगा, क्योंकि ये लोग उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, तो इनको ये लगा कि ये सीधे सीधे हमारे समाज में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो इसलिए इनका रोष जो है उनके प्रति शुरू हो गया। सेकंड है एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। मॉडर्न इनोवेशंस मतलब आधुनिक आविष्कार। ठीक है, तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तब कुछ ऐसे, मतलब उन्होंने उनके आते ही यहाँ पे कुछ ऐसे ही आविष्कार हुए, ठीक है, जिनमें कि दो आविष्कार मेन आ रहे हैं, रेलवे और टेलीग्राफ का। ठीक है, तो टेलीग्राफ के लिए उनके मन में ये आ गया कि ये पोल उन्होंने इसलिए लगाए हैं कि जो भी भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ चलेगा उसको हैंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा ही अफवाह होगी। ठीक है, सेकंड है रेलवे का, रेलवे की इनोवेशन आ रही है। तो इसमें ये वहम हो गया जो हायर क्लास थी भारतीय समाज की, कि हमारे साथ ही लोअर क्लास जो है वो बैठेंगे, तो उनको ये विश्वास हो गया जो अंग्रेज़ हैं वो हमारा सीधे सीधे हमारे देश, मतलब हमारे धर्म में दखलंदाजी जो है वो कर रही हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है बच्चे आपका पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब रेशियल मतलब जातीय, डिस्क्रिमिनेशन मतलब मतभेद। उन्होंने जातीय मतभेद की नीति अपनाई, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर जो थे बहुत रूड थे इंडियंस के प्रति और एरोगेंट, मतलब हमेशा गुस्से में ही रहते थे। उनको ये विश्वास था कि हम लोग इनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। इससे पहले जो मुस्लिम आए थे, ठीक है, अंग्रेज जो मतलब मुस्लिम आए थे जिन्होंने हमारे देश पर काफ़ी समय तक राज्य किया, पर वो हमारे इंडियंस के साथ ऐसा सलूक नहीं करते थे, वो इनमें घुल मिल गए थे, ठीक है। पर इन यूरोपियन ऑफिसर्स का जो बिहेवियर था वो बड़ा इल ट्रीटेड और इंसल्टेड था, ठीक है, जिसके कारण भारतीय जनता जो है वो इनके खिलाफ हो गई। फोर्थ पॉइंट आएगा करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन वो चला रही हैं, जो शासन वो अंग्रेज कर रही हैं, तो वहाँ पे भी उनके ऑफिसर जो हैं वो करप्ट हैं, मतलब करप्शन कर रहे हैं। उनसे रिच जो थे वो तो बच जाते थे, परंतु जो कॉमन मैन था उसको लूटा जाता था, टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, मतलब वो भी खिलाफ हो गए इनके, ऑपरेशन ऑफ द पुअर। अभी गरीब लोगों का भी बहुत बुरा हाल हो गया, वो भी इनके अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि उन पे उन्होंने बहुत मतलब हाई लैंड रेवेन्यू लगा रखा है, उनके एरर्स बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट लगा रहे हैं उन पे, जो उन्होंने उनको कर्जे दे रखे हैं, अगर वो नहीं देते हैं फिर उनको कोड़े मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो इन वजह से क्या हो गया, जो गरीब लोग थे उनको लगा कि अगर हम लोग इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं तो शायद हमारी स्थिति कुछ सुधर जाए, तो ये भी उनके खिलाफ हो गए। फिर है एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरी। मिशनरीज़ की जो एक्टिविटी हैं, मिशनरी क्या होती है बच्चे, जो मतलब ऐसी संस्थाएं जो धर्म का प्रचार करती हैं। तो अंग्रेज़ों का कौन सा धर्म है, क्रिश्चियन, तो उनके प्रचार के लिए जो संस्थाएं बनी हैं उसको बोलते हैं मिशनरीज़। अभी जब 18th सेंचुरी थी तब तो मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सही थी, कंपनी जो है वो फुली हिंदू टेम्पल्स को अपना ट्रस्ट जो है दे रही थी, ठीक है। परंतु 19th सेंचुरी आते आते इन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि इनके जो धार्मिक रीति रिवाज है हिंदुओं के, ख़ास तौर पे मूर्ति पूजा, जो इनके जो विश्वास हैं वो टोटली इग्नोरेंस है, मतलब अनपढ़ता है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे रीति रिवाज अपना रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे आफ्टर 1813, ठीक है। तो फिर मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ के कारण भी जो भारतीयों के मन में ये शंका पैदा होगी कि ये लोग हमारे धर्म के लिए एक खतरा है। फिर है फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब जो भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है वो देनी स्टार्ट कर दी, जैसे में कि उन्होंने कलकत्ता मदरसा में इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर दी, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था ये। उसके बाद जो बनारस संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट कर दी। तो उनके मन में ये डर पैदा हो गया, खास करके जो मौलवी हैं, ठीक है, जहाँ पंडित हैं, कि ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ हमारी जो बच्चे हैं उनको भड़का रही हैं, ये लोग हमारे बच्चों को लिटरेचर की या साइंस की शिक्षा नहीं दे रहे, ये लोग हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनने के लिए प्रमोट या इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि हमारी जो पूरी पीढ़ी है वो आगे क्रिश्चियन बन जाएगी, इसलिए वो लोग भी इनके खिलाफ हो गई, ठीक है। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, मतलब जो धार्मिक संस्थान हैं जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, पहले अंग्रेज़ों के पहले उन पे टैक्स कोई नहीं लगता था, ठीक है। तो वो लोग मतलब जो राजे होते थे पहले उनको पूरा सपोर्ट देते थे, ठीक है। तो जो फैमिलीज़ रह रही हैं मंदिर में या गुरुद्वारे में, जो पंडित हैं, जो ग्रंथी साहिब हैं, तो वो फैमिलीज़ इन पे डिपेंड होती थी पुराने जो राजाओं पर अंग्रेज़ों के आने पर क्या हो गया यहाँ पे, तो अंग्रेज़ों ने ये उनको उल्टा उन पर टैक्स लगा दिया, उनको कोई सपोर्ट तो क्या करनी थी, उल्टा उनको टैक्स लगा दिया, तो ये लोग भी उनके खिलाफ हो गए। फिर है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक उन्होंने एक्ट बनाया बच्चे, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1850, जिसमें उन्होंने हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि अगर एक हिंदू पिता का बेटा हिंदू है, हिंदू ही रहेगा तो ही उसकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, लेकिन इन्होंने ये मतलब पूरा लॉ जो है वो चेंज कर दिया। द कौन सा एक्ट बनाया इन्होंने, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1850। तो एक्ट में उन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप अपना धर्म चेंज कर भी लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए सेफ रहेगी। तो इससे भी हिंदू समाज को ये लगा कि ये लोग हमारे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं, ठीक है, हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ये सारे कारण ऐसे हैं, ठीक है, जो ईसाई
धर्म की ओर लेके जा रहे थे, तो भारतवासियों के मन में ये शंका पैदा होगी कि ये लोग हमारा धर्म ही ख़त्म कर देंगे, तो इसके कारण ये लोग विद्रोह में शामिल हो गए। उसके कारण बच्चे आएगा, उसके बाद में आएंगे इकोनॉमिक कॉजेज़। अभी हमने 2 पढ़ लिए हैं। कौन से पढ़े हैं? पहले पॉलिटिकल कॉज पढ़े हैं, फिर सोशियो और रिलीजियस कॉजेज़ पढ़े हैं। अभी कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़, मतलब ऐसी आर्थिक नीतियाँ उन्होंने अपना ली अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके, ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उन्होंने ऐसा इंटरफेरेंस किया जिसके कारण हैं, तो मतलब ये लोग भी मतलब हमारे देश की ये जनता जो थी वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ होगी। पहला पॉइंट बच्चे इसमें आएगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब जो भी हमारे पास कुदरती स्रोत हैं, ये नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी रॉ कॉटन है, रॉ सिल्क है ना, तो उनको वो लोग मतलब फोर्स कर रहे हैं अंग्रेज कि आप ये इसी को पैदा करो, ठीक है। फिर चीपर रेट पे उसको एक्सपोर्ट करके अपने देश में लेके जा रहे हैं। पर उल्टा कर क्या रहे हैं, वो यहाँ से लेके चले गए रॉ कॉटन और रॉ सिल्क, ठीक है, कच्चा माल यहाँ से लेके वो चले गए, तो उधर से रेडीमेड अपना तैयार करके ले आए, ठीक है। जब ये माल वहाँ पे ब्रिटिश में इंग्लैंड में पहुँचा तब उन पे बहुत बड़ा टैक्स लगता था, और जब ये इन्होंने बेचना है यहाँ पे रेडीमेड माल तैयार करके तो इसको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया, जहाँ नाम का ही टैक्स लगा दिया। मतलब अपनी चीज़ जो है उन्होंने फ़ायदे के लिए ऐसा कर लिया। तो इससे क्या हो गया, जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थी वो उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि उनके रेट भी कम है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये लोग मतलब उनकी इंडस्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो गई, उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आ गया लेबर में, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, दूसरा इन दोनों चीज़ों की, जिनकी जैसे रॉ कॉटन और रॉ सिल्क का इन्होंने बताया है कि इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो रेट बढ़ने के कारण तो पूरा जो हमारी मतलब यहाँ पे जो उन्होंने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया कि हमारी चीज़ वो लेके जा रहे हैं सस्ते रेट पे, और हमारे यहाँ पे आके उसी का रेडीमेड तैयार करके इसको हाई रेट पे यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। जितनी भी हमारी संपत्ति है, हमारे भारत की संपत्ति है, तो उसको वो अपने देश में उन्होंने ले जाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, ठीक है। इससे पहले जो मुस्लिम आए थे उन्होंने जो भी यहाँ पे टैक्स लगाए, जो व्यापार किया, उसको भारत के भले के लिए यूज़ किया। पर ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बिजनेस के लिए आए थे, और उन्होंने अपना जो भी जितनी भी कमाई हो रखी है, जो भी जितना भी इनका नेचुरल रिसोर्स है, जो भी है, यानी सारी संपत्ति इंडिया की जो उसको अपने देश में ले जाना शुरू कर दिया। अभी इसने बताया पहले कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 तक तो ये लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ खरीदनी है यहाँ से, ठीक है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, तो उसके लिए उनको गोल्ड देते थे। अब क्या हो गया, वह प्लासी की लड़ाई होने के बाद जो बंगाल है उनके पूरे कब्जे में आ गया, यहाँ से उनको बहुत बड़ा लैंड रेवेन्यू मिलने लगा, क्योंकि उन्होंने उसका रेट भी ज़्यादा कर दिया था, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे अपना माल बेच भी रहे हैं जो कि ड्यूटी फ्री है, उससे भी उनको इनकम हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो कमाई हो रही है, जो जितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको सारे को वो वहाँ पे लेके जाना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या है कि अगर, ठीक है, हमारे देश की संपत्ति या किसी भी देश की संपत्ति दूसरे देश में जा रही है, तो उसके लिए अगर उनको अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है, हमें कोई कमाई नहीं हो रही, हमारी सारी जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो बाहर जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ किस किस रूप में लेकर चले गए वो, पहली बात तो उन्होंने अपनी सैलरियाँ बना ली, अपनी तनख्वाह बना ली, अपनी इनकम बना ली, फिर टैक्स लगा दिए, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी जो अननेसेसरी उन्होंने खर्चा कर दिया आर्मी पे, फिर उन्होंने जो कर्जे दे रखे थे पीजेंट्री को उन पे जो उन्होंने इंटरेस्ट लगाया, मतलब किसी भी रूप में अगर उनको धन मिला चोरों की तरह उन्होंने लूटना उसको शुरू कर दिया। आगे है डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा बच्चे एंड हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब जो छोटी छोटी हमारे घरों में इंडस्ट्रियाँ बनी हुई थी,
छोटे छोटे जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनको भी उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। कैसे? उन पे हैवी ड्यूटी लगा दी, इंडियन सिल्क पे, कॉटन पे, ठीक है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने माल के ऊपर उन्होंने जो इम्पोर्ट करा यहाँ पे नॉमिनली ड्यूटी लगाई। तो इस तरह से ये जो फ़र्क आना शुरू हो गया, तो उसके कारण ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगी। जो लोग स्पिनिंग का, वीविंग का काम करते थे, ठीक है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ गया थे, तो वो ख़त्म ही होने शुरू हो गए, इसलिए ये लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। उसके बाद बच्चे आएगा इकोनॉमिक डेक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। द पीजेंट अभी आएगा किसानों का कैसे उन्होंने आर्थिक तौर पे खात्मा। हाँ जी बच्चे, ये आप देख रहे हो कि उन्होंने जो हमारे किसान हैं उनको उन्होंने हैवी बर्डन डाल दिया, उनके ऊपर टैक्स लगा लगा के, ठीक है। तो करते क्यों हैं ये सब कुछ? ये अंग्रेज कर क्यों रहे हैं? अपनी कंपनी का खर्चा चलाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा चलाने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं। तो जैसे बंगाल में उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो है वो पहले से डबल कर दिया, है ना। तो मुग़ल जो थे इससे पहले उन्होंने लैंड रेवेन्यू इतना नहीं किया, जिसके कारण जो किसान है उनका वेलफेयर जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये लोग भी इनके खिलाफ हो गए। उसके बाद है बच्चे ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अभी देखो आप, कॉटेज इंडस्ट्री भी ख़त्म होगी, किसान भी नुकसान में जा रहे हैं, यहाँ पे वो कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं छोड़ रहे, उसका भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो मतलब तो ट्रेडिशनल रूलर्स जो हैं, जो पुराने रूलर से पहले जहाँ पे राज्य करते थे, वो क्या करते थे, अगर विद्वान है, स्कॉलर हैं, कोई प्रचारक हैं, कोई आर्ट्स के मतलब मैन है ना, तो इन सभी को सपोर्ट करते थे। पर अंग्रेज़ों ने ऐसा करना छोड़ दिया, जिसके कारण उन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, तो ये लोग भी इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। उसके बाद है इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। इंडिगो क्या होता है? नील, ठीक है। इनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी नील की, इंग्लैंड में। तो उन्होंने क्या करना, अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया कि यहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, उनको मजबूर किया कि उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर करना शुरू कर दिया कि आप लोग इसी को उगाओ, ठीक है, इसी की फसल पैदा करो। तो अगर वो नहीं करते थे तो उनको क्या करते थे, वो फिज़िकली पनिशमेंट देते थे, ठीक है। उनके जो मतलब जानवर हैं उनके पास, है ना, तो उसको भी वो छीन लेते थे। मतलब उनके साथ भी उन्होंने इनह्यूमन बिहेवियर कर दिया जो इंडिगो कल्टीवेटर से। फिर है पॉवर्टी और फेमाइन्स। मतलब अगर इतना कुछ हो रहा है, हर बंदा गरीब हो रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री का है, चाहे वो पैदावार करने वाला है, यहाँ पे वो रहने भी नहीं दे रहे, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं रहने दे रहे, संपत्ति भी नहीं हमारी रहने दे रहे। तो उसके कारण क्या हुआ कि पूरे देश में जो है वो गरीबी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो आप ये देख लो कि एक पूरी सदी में ही 12 जो मेजर नो और माइनर फेमाइन्स आ गए हैं 1765 से 1857 तक। मतलब पूरी एक सदी में कितने आ गए बच्चे ये फेमाइन्स, ये अकाल कितने पड़ गए? पूरे 12 मेजर बोले हैं इन्होंने। अगर छोटे कोई आए होंगे तो उनका तो यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया कि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अगर उन लोगों को इतना नुकसान हो भी रहा था, ठीक है, तो वो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने दुख कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब उन्होंने लोगों को कोई हालचाल उनका पूछा ही नहीं कि आप लोग कैसे हो, ठीक है। मतलब जितना हो सकता है इनका यहाँ से धन लूट के लेके चले जाओ, ये इनका एक्सप्लॉइट कर लो। तो मतलब इसके कारण जो लोग हैं उनके खिलाफ हो गए। डेक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, है ना। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? जो जो शाही क्लास है, जो हायर क्लास है ना, तो उन्होंने लैंड के हिसाब से ऐसे कुछ कानून बना दिए, एक एक्ट बना दिया, है ना। तो उनका भी उन्होंने खात्मा ही करना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने मतलब पहले क्या होता था कि अगर किसी का पिता जो है वो लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, तो उसको उसके आगे उसके बेटे को मिलेगा। लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, एक इनाम कमीशन बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूरी 20,000 जो एस्टेट्स हैं वो उनको, इसलिए उनका पूरा लैंडलॉर्ड जो है वो कैंसिल कर दिया कि तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है कि तुम इसी वंश से हो,
या इसी ज़मींदार के बेटे हो, है ना, तो क्या हो गया, फिर उनकी नीलामी कर दी, उनकी जो ज़मीन जायदाद थी, ठीक है, जो ज़मीन जायदाद थी वो किसने खरीद ली, बड़े बड़े व्यापारियों ने, मर्चेंट्स ने, मनी लेंडर्स ने, जिनको उनके जो किसान उन पे डिपेंड थे ज़मींदारों पे, उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि इन पीस एंट्री के अंदर जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि उनको वेट, मतलब उनके वेट ऊपर पड़ रहा था लैंड रेवेन्यू का, ठीक है, हाई लैंड रेवेन्यू का वेट पड़ रहा था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इसलिए अब इन सारे लोग जो हैं, जो सारी क्लासेस हैं हमारे समाज की, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको पढ़ाऊँगी मिलिट्री कॉजेज़, इमीडिएट कॉजेज़, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।